हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। ये जजमेंट सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी पर बेस्ड है। ये जो प्रोविजन है 482 सीआरपीसी अब आपको देखने को मिलता है सेक्शन 528 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये दोनों ही प्रोविजंस बात करते हैं हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के बारे में। बेसिकली हाई कोर्ट्स के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ लॉ। कानून का दुरुपयोग ना हो उसको बचाने के लिए हाई कोर्ट के पास कुछ विशेष पावर्स होती हैं। उन विशेष पावर्स का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट जो है कुछ एक्शन ले सकता है ताकि कानून का दुरुपयोग बचाया जा सके। राइट, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या जजमेंट है, क्या इसके अंदर कुछ टेस्ट ले डाउन किए गए हैं कि किन मामलों में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको रद्द किया जा सकता है, क्वॉश किया जा सकता है। तो प्रॉपर इसको डिटेल में समझेंगे, पूरा केस का बैकग्राउंड, केस का नाम, केस के अंदर अप्लाई किया गया लॉ, इसको अंडरस्टैंड करके और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर निशा_लांबा 07 और टेलीग्राम पर निशा_लांबा 1511 पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी की कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए तो आपको पूरे 60% का डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही 12 महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसका जो ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट उठाने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी और वो कोड क्या है? स्पेशल डिस्काउंट कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है निशा लांबा NISHALAMBA। विदाउट स्पेस कैपिटल में आप टाइप करेंगे तो आपको बेस्ट ऑफर जो है वो मिल जाएगा। चलिए अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर केस का नाम है प्रदीप कुमार केसरवानी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर बेंच जो है 2 जजेस की है, जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस संदीप मेहता जी। तो पहले बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो केस है ये केस बात करता है प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बारे में। यानी कि इस केस के अंदर जो आरोपी है उसके ऊपर महिला आरोप लगाती है कि इस व्यक्ति ने मुझे शादी का झांसा देकर फंसाया, शादी का झांसा देकर मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश किया और उसके बाद शादी से मना कर दिया, मुझे एक्सप्लॉइट किया गया है, मेरे साथ रेप किया गया है। राइट, तो ये एलिगेशंस लगाकर वो FIR फाइल करती है इस व्यक्ति के खिलाफ। अब ये जो व्यक्ति हैं ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट में कि जो मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने उसके खिलाफ समन्स जारी कर दिए हैं। वो जो समन्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए और जो ये क्रिमिनल एक्शन उसके अगेंस्ट इनिशिएट किया है ये फर्जी है, झूठा है और इस वजह से ये जो क्रिमिनल एक्शन है इसको क्वॉश कर दिया जाना चाहिए। राइट, हाईकोर्ट के पास वो पहुंचे थे हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के थ्रू, जो सेक्शन 482 सीआरपीसी या 528 BNSS जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो उन पावर्स के अंडर उनकी गुहार थी हाईकोर्ट से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से, कि जो उनके खिलाफ केस फाइल किया गया है वो झूठा है। उनका कहना था कि हमारे बीच में एक रिलेशनशिप था, शादी का वादा जरूर किया गया था, लेकिन जब शादी का वादा किया गया था तब पूरी इंटेंशन थी उस महिला के साथ शादी करने की, बट बाद में जब रिश्ते खराब हुए उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए तो महिला ने बदला लेने के लिए उसके खिलाफ झूठा केस फाइल कर दिया। अब ये जो झूठा केस फाइल किया है उससे उनकी रेपुटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और इस वजह से मिसयूज ऑफ लॉ हो रहा है और उनको एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्रूअल्टी उनके साथ की जा रही है। इस वजह से हाई कोर्ट के पास वो पहुंचे थे। लेकिन हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर क्रिमिनल एक्शन जो ये इनिशिएट हुआ था आरोपी के खिलाफ उसको रद्द करने से मना कर दिया, तो उसके खिलाफ वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। तो अब हमें देखना है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या कहा। देखिए, आगे जाने से पहले बस आपको इतना बता दूं कि जो ये रेप वाली चीज है, प्रॉमिस टू मैरी के केस में क्या डिफरेंस होता है। देखो, लॉ इसके अंदर बिल्कुल सेटल्ड है क्या कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ शादी का वादा करता है और वो पूरी इंटेंशन उसकी है कि वो वादा निभाएगा और उसके बाद उनके बीच में कुछ अनबन हो जाती है, यानी कि मान लीजिए रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड हुआ और उसके बाद ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद महिला अगर केस फाइल करती है तो ये केस जो है झूठा होता है। यहां पर कोई भी अपराध नहीं हुआ है। राइट, इसमें कोई चीटिंग महिला के साथ नहीं हुई है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरे पहलू को देखें कि कोई पुरुष किसी महिला को वादा करता है
कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, और शादी करने के बाद उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, उसका जब वो वादा करता है उसको उसके साथ, जब उसके साथ वो वादा करता है उसी टाइम पर उसका इरादा था कि इसको धोखा देना है, इसके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं है, बस झूठे वादे करके लड़की का फायदा उठाना है और उसके बाद लड़की को छोड़ देना है। तो जहां पर ऐसा कोई वादा करता है कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ, तो उस केस के अंदर तो कह सकते हैं कि ये फॉल्स प्रॉमिस है, और जहां पर ऐसा कोई फॉल्स प्रॉमिस होता है वहां पर महिला रेप का केस इनिशिएट कर सकती है उस पुरुष के खिलाफ। लेकिन जो आजकल देखा जा रहा है, रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, अनबन होती है, अनबन होने के बाद महिला जो है वो पुरुष के खिलाफ झूठे केस इनिशिएट कर देती है। बदला लेने के लिए पुरुष को जेल में एक तरह से जाना पड़ता है, महिला की बदला लेने की जो आग है उसकी वजह से पुरुष को सफर करना पड़ता है, राइट। तो ये दोनों ही केसेस के अंदर बहुत डिफरेंस है। अब ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने टाइम एंड अगेन बार बार ये देखा है कि महिलाएं लॉ का मिसयूज कर रही हैं, और इस वजह से जो हाई कोर्ट है उनको बोला जाता है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए, अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो झूठे फर्जी केस हैं उनको खत्म कर दीजिए, उनको आगे मत उनमें इन्वेस्टिगेशन करवाइए, वरना एफआईआर फाइल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, कब जाके उस व्यक्ति को रिलीफ मिलेगा, जब ट्रायल खत्म होगा। तो ये अब्यूज ऑफ लॉ है, राइट। तो ऐसा ना हो इसके लिए हाई कोर्ट्स के पास स्पेशल पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इस चीज को क्लैरिफाई किया है। अब इस जजमेंट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम ही चीज के बारे में बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि जो लोअर कोर्ट है इस केस में, बात करें अगर मैजिस्ट्रेट की, तो मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पर जो समन्स इशू किए थे वो गलत इशू किए थे, उनको समन्स इशू नहीं करने चाहिए थे। चलिए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैजिस्ट्रेट ने तो किया जो किया, लेकिन अगर देखें हाई कोर्ट के पास जब मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए था। हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया। दैट इज ग्रॉस इनजस्टिस टू द एक्यूज्ड के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, राइट। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर प्रीवियस प्रेसिडेंट्स को डिस्कस किया। मैं आपको केस का नाम बताती हूँ। 2013 का एक जजमेंट है, उस जजमेंट को कोर्ट ने डिस्कस किया था। राजीव थापर वर्सेस मदन लाल कपूर 2013 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर बताया गया था कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल एक्शन है, उसको रद्द किया जा सकता है, उसको क्वॉश किया जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले तो जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट के सामने क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या मटेरियल पेश कर रहा है, उसको देखा जाता है, राइट। तो पहला जो है, पहला स्टेप क्या है, ये देखो एक टेस्ट है 4 स्टेप्स का, 4 स्टेप्स है, आपको चारों स्टेप्स समझने हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले देखा जाएगा कि जो मटेरियल एक्यूज पेश कर रहा है क्या वो साउंड है, रीजनेबल है, इंडुबिटेबल है। मतलब कि क्या वो जो मटेरियल पेश कर रहा है आरोपी कोर्ट के सामने, क्या वो मटेरियल बिल्कुल ऐसा है कि उसके ऊपर कोर्ट विश्वास कर सकता है, रीजनेबल है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये है, क्या ऐसा है कि उसके ऊपर मतलब कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा है कि हाँ कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, तो फिर जो मटेरियल जिसके ऊपर एक्यूज रिलाई कर रहा है, क्या उस मटेरियल की बेसिस पर उसके खिलाफ जो भी एलिगेशन, जो भी आरोप महिला ने लगाए हैं, वो आरोप झूठे साबित हो रहे हैं, राइट। तो मतलब मान लीजिए कि जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर जो महिला थी उन्होंने क्या किया, 4 साल के बाद उन्होंने कंप्लेन फाइल की। उनका कहना था 2010 के अंदर मेरे साथ रेप किया गया, बहुत बार रेप किया गया, और वो कंप्लेन कब फाइल कर रहे हैं, 2014 में। तो इतना लंबा जो डिले था, वो डिले वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई इस केस के अंदर कि क्यों हुआ ये डिले। उसके अलावा वो कोई मटेरियल पेश नहीं कर पाई, कोई एविडेंस नहीं दे पाई। साथ ही इस केस के अंदर उन्होंने जो एलिगेशंस लगाई थी वो बिल्कुल वेग थी, ना कोई उन्होंने पर्टिकुलर टाइम बताया, ना कोई प्लेस बताई जहां जहां उनके साथ अपराध हुआ, मतलब उसमें कोई डिटेल नहीं थी। उनकी जो कंप्लेंट्स थी उसके अंदर कोई दम नहीं था, राइट। और उसके साथ साथ उन्होंने जो कंप्लेन फाइल की थी उसके अंदर उन्होंने चार्जेस सिर्फ व्यक्ति के खिलाफ नहीं लगाए, उस पुरुष के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके माता पिता को भी इस केस के अंदर घसीटा गया। तो जब उसके माता पिता को घसीटा गया तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि ये बस एक वेंजेंस, बदला लेने का एक तरीका है, बदला लेने की एक टैक्टिक है। और साथ ही कोर्ट ने यहाँ पर यह भी डिस्कस किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने
उनको नोटिस भेजा था तो उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया, महिला ने नोटिस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो उससे साफ नजर आ रहा है कि शी डजंट वांट टू डू एनीथिंग विद द केस, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उन्होंने बस एक केस इनिशिएट कर दिया, अब पुरुष है, उसका परिवार है, वो परेशान होता रहे, राइट। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर हाई कोर्ट को एक तरह से हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको गलत बताया और यहाँ पर जो टेस्ट है उसको रीइटरेट किया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो एक्यूज मटेरियल पेश कर रहा है कोर्ट के सामने, क्या वो विश्वसनीय है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि वो जो मटेरियल पेश किया गया है, क्या उस मटेरियल के बेसिस पर उसके खिलाफ जो एलिगेशन लगी हैं, क्या उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ ये एलिगेशंस रूल आउट हो रहे हैं, ये एलिगेशंस बेसलेस हैं, राइट। तीसरी चीज जो है वो ये कि जो मटेरियल एक्यूज कोर्ट के सामने पेश कर रहा है, क्या वो महिला उस मटेरियल को इनकार कर रही है, क्या वो कह रही है कि नहीं ये मटेरियल झूठा है, राइट। तो मतलब अगर वो ये नहीं कह रही है, वो मना नहीं कर रही है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक्यूज की बातों में दम है, राइट। एंड देन लास्ट स्टेप, आखिरी चीज क्या है, वो ये देखना है कि अगर इस केस के अंदर आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उससे एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, तो फिर उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये जो क्रिमिनल एक्शन है उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो दोबारा से रीआइटरेट करेंगे, 4 स्टेप्स हैं। पहला क्या है कि एक्यूज जो मटेरियल पेश कर रहा है वो साउंड है, रीजनेबल है, अच्छी क्वालिटी का है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। दूसरी चीज, जो उसने मटेरियल पेश किया है, क्या वो मटेरियल उसके खिलाफ लगे चार्जेस को या उसके खिलाफ लगे एलिगेशंस को रूल आउट करता है। तीसरी चीज, क्या वो महिला उसको रिफ्यूट कर रही है जो मटेरियल वो पेश कर रहा है अपने फेवर में, राइट। एंड चौथी चीज कि अगर आगे बढ़े, इन्वेस्टिगेशन आगे की, तो फिर उस केस में क्या अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। अगर इन सभी चीजों के आंसर्स हाँ आते जाते हैं, तो फिर उस केस में हाई कोर्ट को सिंपली जो ये क्रिमिनल एक्शन व्यक्ति के खिलाफ इनिशिएट किया गया है उसको क्वॉश कर देना चाहिए, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये भी डिस्कस किया कि ये सिर्फ एक्यूज्ड के लिए जस्टिस करने के लिए जरूरी नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं है कि सिर्फ आरोपी के साथ न्याय करना है, वो तो है ही, वो उद्देश्य तो है ही कि आरोपी के साथ अन्याय हो रहा है, उसको अन्याय से बचाना है, और इस वजह से यहाँ पर जरूरी है कि ये जो एक्शन है उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन साथ साथ और क्या जरूरी है, जब ऐसी झूठे केसेस आते हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट का टाइम बर्बाद होता है, जुडिशरी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता है। तो ये ओवर बर्डनिंग जुडिशरी की प्रिवेंट करने के लिए भी जरूरी है कि हाई कोर्ट्स अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करें, राइट। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं, इन दोनों ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को एक तरह से आग्रह किया है कि आप अपनी जो पावर्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। आपकी ये पावर्स क्यों दी गई हैं, ताकि ग्रॉस इनजस्टिस ना हो, तो प्लीज इन पावर्स को इस्तेमाल कीजिए। एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है, राइट। कैसा लगा आपको जजमेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी ने बेसिकली आपके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके लिए एक फ्रेंड ऊना लॉन्च किया है, जो कि आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर आप इनसे बात भी कर सकते हैं, वॉइस मोड है, आप इंस्टेंट आंसर्स ले सकते हैं, क्विज मोड भी है इसमें, अपनी नॉलेज किसी भी टाइम पर आप टेस्ट कर सकते हैं, और समरी भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मिल जाएगी इसमें। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका आपके पास है। एक स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी जुडिशरी आपके लिए लॉन्च कर रहा है, वो 10 सितंबर को होगा, शाम को 5 बजे होगा, और यूपी एपीओ और एमपी एडीपीओ के टेस्ट पैटर्न पर ये टेस्ट होगा। इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो इसका फायदा उठाना मत भूलिएगा। टेस्ट तो वैसे भी देते रहना चाहिए, राइट। और अगर आप किसी कॉम्प्रिहेंसिव बैच में तैयारी करना चाहते हैं जहां पर सारे एडीए एपीओ एडीपीओ इस तरह के जो पेपर हैं आपके, बेसिकली जो प्रोसिक्यूटर वाले पेपर हैं, उनकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं एक ही बैच में सभी स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाए, तो आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ ये तैयारी कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया जाएगा। आपको अगेन मैं रिमाइंड करा दूं कि अगर आप डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो रेफरल कोड क्या है, निशा लांबा, NISHALAMBA विदाउट एनी स्पेस, कैपिटल में आप टाइप करेंगे और आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑफर है वो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।